पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है कि अमेरिका ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है और ये टेस्ट अपने आप में इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसी वक्त अमेरिका एक सैन्य संघर्ष में लगा हुआ है जिसमें इजराइल और ईरान है। तो ऐसे में क्या ये कोई बड़ा संदेश है, क्या ये कोई खतरे की आहट है या फिर एक सामान्य प्रक्रिया थी, एक पहले से शेड्यूल समय था जिस पे यह टेस्ट होना था, जो कि इसी संघर्ष के दौरान हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहे हैं। चलिए मामले को समझते हैं। और इसको कहा गया है मिनटमैन 3, यानी कि एक प्रलयकारी न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में इसको पहचाना गया। खबर क्या है, अमेरिका ने मिनटमैन 3 का परीक्षण किया और इसमें बात यह है क्या सच में कहीं पे परमाणु गिराया गया, परमाणु हथियार गिराया गया जिससे कहीं पे रेडिएशन हुआ हो? तो ऐसा भी नहीं है। दरअसल इसे परमाणु परीक्षण तो किया कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल यह अपने आप में एक मिसाइल का परीक्षण था, जो मिसाइल परमाणु हथियार को वॉरहेड में ले जाने की क्षमता रखती थी। तो LGM-30 मिनटमैन 3 है और ये मिसाइल है और ये वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया स्टेट है अमेरिका में, वहां से लॉन्च किया गया। और लक्ष्य क्या था? मार्शल आइलैंड्स, मार्शल द्वीप समूह, जो वहां से लगभग 6700 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि आप जिस भी शहर से वीडियो देख रहे हैं वहां से दिल्ली की दूरी कितनी है? 200, 300, 400, 500, कुछ लोग तो दिल्ली में ही होंगे। 1000, 1500 से ज्यादा दूर तो नहीं होंगे आप किलोमीटर से। अब आप ये सोचिए कि ये 6700 किलोमीटर की दूर तक ये हमला कर रही है, तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है अगर वास्तविक रूप में, ये अभ्यास नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है, रियलिटी में हो जाए तो। हालांकि ऑफिशियल्स जो एक इंफॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि ये इस वजह से नहीं हुआ कि ईरान के साथ संघर्ष अमेरिका का भी चल रहा है, वो सिर्फ बहुत पहले से एक फिक्स समय पे इसको होना था, शेड्यूल था, इस वजह से हुआ है। और इसमें खास बात ये है कि ये जो मिसाइल है ये 2030 तक के लिए इसे चेंज करना था, जो भी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें वॉरहेड में। लेकिन इस पूरे मिसाइल को हम बात करें तो इसको अभी कुछ समय के लिए और इस्तेमाल करेगा अमेरिका 2050 तक के लिए। तो उसके पहले एक टेस्टिंग हो रही थी, इसकी स्थिति कैसी है, कितना ये फिट है, जैसे एक फिटनेस टेस्ट होता है हम वैसे कह सकते हैं। अब बात आती है ये किस प्रकार का मिसाइल है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी महाद्वीप जो हो, कहीं पर भी, यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो अमेरिका है उसके अलावा भी किसी महाद्वीप में वो हमला कर सकता है। यानी कि एक लंबी दूरी तय करने में यह सक्षम है और दूरी वो भी कम समय में, यानी कि इसकी गति बहुत ज्यादा है, 23 मैक है। और 23 मैक का मतलब क्या हुआ कि ध्वनि की गति से 23 गुना ज्यादा। हमारे पास जो बहुत सारे विमान हैं जो, तो उनकी गति कितनी है? हम कहते हैं ब्रह्मोस 2.1 मैक है, तो ध्वनि की गति से उतना ज्यादा है। ये 23 है, तो आप कितनी ज्यादा है? आप इस अंदाज लगाइए कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है, और ये 9,600 किलोमीटर की रेंज, यानी कितनी दूरी तक ये हमला करने में सक्षम है। और यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने में अगर ये देखा जाए तो लगभग 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेगी, उससे भी कम समय में ईजिली ये पहुँच जाएगी। तो अब बात आती है मिसाइल ये कहाँ पर रखी गई है। देखो इसके लिए ना मिसाइल साइलोज अपने आप में क्या है? साइलोज अपने आप में एक बंकर है और ये जो बंकर होता है ये अलग अलग जगह पे बना है, एक ही जगह पे सारे हथियार पे नहीं रख दिए। आमतौर पर आप कभी सफर करने गए हो तो आपने सुना होगा, आपके जो बड़े बुजुर्ग आपके साथ में वो कभी ना कभी सलाह देते हुए या आपको ध्यान हो कहा होगा कि सारे पैसे एक जगह मत रखो, सारे पैसे पर्स में मत रखो, पर्स किसी ने मार लिया तो। अलग अलग जगह पे उसी तरह से हथियार भी अलग अलग जगह पे, और मोन्टाना, व्योमिंग, नॉर्थ डकोटा, अलग अलग जगहों पे ऐसे 400 ऐसी मिसाइलें अभी भी सक्रिय अलर्ट हैं कि जरूरत पड़ने पर बटन दबाए और हमला हो जाए। तो डोम्सडे मिसाइल इसे क्यों कहा गया? देखिए इस मिसाइल का कंट्रोल जमीन की बात हम नहीं करेंगे, हम कहेंगे हवा में भी है, और हवा में है बोइंग E-6B मरकरी में। और ये इसे डूम्सडे प्लेन क्यों कहते हैं? प्रलयकारी है ये। क्यों प्रलयकारी प्लेन? इसलिए है ये क्योंकि इससे परमाणु हमला हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आए कि धरती में, मान लीजिए कि कोई कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है जमीन से, जो लोग जमीन में, यानी कि हम लोग तो जमीन में ही है,
अब कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बचा है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ से नीचे से कोई हमला भी नहीं कर सकता। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, तो अमेरिका तब भी हमला कर सकता है जब उसकी जमीन पूरी तहस नहस हो जाए, कम्युनिकेशन उसके सारे नष्ट हो जाए। उस दौरान भी इस बोइंग E-6B मरकरी से वो कर सकता है। ये इसकी खासियत है कि मुश्किल से मुश्किल दौर में जब उसके पूरे देश में प्रलय आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तब भी वो प्रलय लाने की अपनी क्षमता रखता है, यानी कि घातक हमला करने। फिर उसके बाद मिसाइल कैसे काम करती है, तो देखिए सबसे पहले लॉन्च फेस होता है, जो एक ठोस ईंधन के माध्यम से उसे लॉन्च किया जाता है। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर मैंने पहले भी बताया था। जो क्रूज मिसाइल होती है, अपने जैसे कि ए से बी में उसको जाना है, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे वो नहीं रहेगी, वो बहुत सीधे जाएगी और वो उसे नेविगेट किया जा सकता है बहुत सीधे, और उसमें इंजन में ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा उसे अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक सटीक डायरेक्शन उसे, और वो भी कम ऊंचाई में जाना है। तो और बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाएगी, बहुत दूर जाएगी, और इसकी गति भी फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी गति में कहीं ना कहीं जो इसका एक कहते हैं मार्ग है, वो उस पर डिसाइड करता है। क्योंकि देखिए ये कैसे आती है, पहले ऊपर की तरफ जाएगी अंतरिक्ष को क्रॉस करते हुए, फिर नीचे आएगी, तो उसका जो वॉरहेड है वो इतनी तीव्र गति से हमला करता है कि उससे बचना मुश्किल होता है, और इतनी दूरी तक, वो भी कम समय में, तो ये एक बड़ी बात है। तो वायुमंडल से बाहर निकलती है तो एक घुमावदार रास्ता बनाती है, बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी कहते हैं उसको, है ना, ये ऐसे। और फिर उसके बाद में क्या होगा, री एंट्री फेज क्या होगा कि अंतरिक्ष में जाने के बाद फिर वापस से वायुमंडल में जब आएगी, तो अब इस बार और बड़ी होगी, यानी कि एक आग के गोले के रूप में हम देखें तो वो आगे चल के जो विस्फोट करेगी, तो उसकी गति उसमें बड़ी मायने रखती है। और वॉरहेड का प्रभाव होगा कि अपने आप में एक पूरा आग का गोला। देखिए परमाणु बम में क्या होता है, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239। अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियर फिजन हुआ, परमाणु विखंडन हुआ, और इसके बाद क्या है, न्यूट्रॉन बहुत सारे निकले, ऊर्जा निकली, तो उससे नुकसान हुआ और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक डर है लोगों को कि परमाणु शीतकाल आ सकता है, न्यूक्लियर विंटर आ सकता है। यदि बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हो जाए तो दुनिया में एक अजीब सी ठंड पड़ जाएगी। कैसे, शहर तो खाक हो गए, धुआं धुआं हो गया, वातावरण में कालिक हो गई, हुआ ये कि पृथ्वी की रोशनी पृथ्वी तक नहीं, यानी सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आई नहीं, लंबे समय तक जब ऐसा होगा तो तापमान गिरेगा, खेती ठप होगी, और विश्व में एक अकाल की स्थिति, पूरी दुनिया में एक साथ नहीं लेकिन एक बड़े हिस्से में जब ये होगा, तो आज हम देखें जब हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, तो उसका असर तो एक जगह का असर पूरी दुनिया में पड़ता है, तो ये भी पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इस परीक्षण का वर्तमान युद्ध से क्या संबंध है, अगर हम इसको समझना चाहें तो इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इस परीक्षण का वर्तमान युद्ध से संदर्भ इस तरह से निकाला जा सकता है कि कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, और ये बात तय है कि जिस प्रकार से ईरान के खिलाफ जो आरोप लगे थे वो इस बात के लगे थे कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, परमाणु युद्ध बना रहा है, मतलब परमाणु युद्ध उसकी वजह से हो सकता है, वो हमला कर सकता है अगर बना लेगा, वह यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है, 60% तक कर चुका है, अगर यूरेनियम का संवर्धन 90% तक हो गया तो वो फिर परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में ही उसे रोकने के लिए कहा गया कि अमेरिकन को बचाने के लिए हम ये हमला कर रहे हैं। फिर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो अभी संयुक्त इजराइल के साथ में ऑपरेशन किया है अमेरिका ने, तो ये एक शक्ति प्रदर्शन की तरह लगता है कि एक तरफ वो अपनी क्षमता दिखा रहा है कि हमारे पास है और हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिशियल्स ने जो कहा वो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है, जो इजराइल के साथ अभी मिलकर के संयुक्त ऑपरेशन अमेरिका ने किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, और इजराइल ने भी उसी ऑपरेशन का एक और नाम रखा था। अगर आप खबरों को क्रमशः देख रहे हैं तो ये अपडेट भी आपको पता होगा कि इजराइल ने उसी ऑपरेशन को अपना एक अलग नाम दिया था, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी मुलाकातों का सिलसिला जिससे लगातार बना रहे और आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।